तैयारी है, स्टार्ट। नकली बीजों की वजह से आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए कानूनी प्रावधान मजबूत किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार जो बीज विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, उसमें नकली बीज बेचने पर अब 30 लाख तक जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, बीजों की कीमतों और क्वालिटी पर भी सरकार का नियंत्रण रहेगा। इस प्रावधान से बीज कंपनियां किसानों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगी। नकली बीजों के साथ साथ नकली खाद की समस्या नई नहीं है। बीज उत्पादकों की ओर से किसानों को जिन बीजों की आपूर्ति की जाती है, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होने से यह समस्या और बढ़ती जा रही थी। पिछले 5 सालों में भारत में नकली बीजों के कारण 2.5 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। फसल की बर्बादी से मानसिक तनाव के चलते किसानों के आत्महत्या करने के मामले भी सामने आते रहे हैं। सच तो यह है कि किसी भी एक वर्ष में फसलों की बर्बादी होती है तो काश्तकार को उसके दुष्परिणाम आगामी 4-5 सालों तक झेलने पड़ते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता है सो अलग। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां नकली खाद बीज का कारोबार नहीं होता हो। सरकार लोकसभा में भी स्वीकार कर चुकी है कि वर्ष 2024-25 में जांचे गए 2.5 लाख नमूनों में से 32,525 बीज नमूने नकली पाए गए। बड़ी मात्रा में बाजारों में नकली खाद बीज पहुंचता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। किसान को जब पैदावार से हाथ धोना पड़ता है, तब जाकर उसे ठगी का एहसास होता है। महाराष्ट्र में नकली कपास बीजों की वजह से बर्बाद होने वाले किसानों का मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में छापामारी के दौरान बरामद हुए नकली खाद बीज का मामला, हर जगह कानून के कमजोर प्रावधान दोषियों को बचाते रहे हैं। हर साल हजारों परिवार इस समस्या से बिखर जाते हैं, क्योंकि फसल नष्ट होने से कर्ज बढ़ता है और घर टूट जाते हैं। चिंता की बात यह भी कि पिछले कुछ सालों में छापे बहुत कम पड़े हैं और उनमें भी दोषियों पर सजा की मार कम ही हुई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीज केंद्रों पर प्रभावी निगरानी नहीं होने पर संबंधित एजेंसियां लापरवाही का ठीकरा किसानों पर ही थोपते रहे हैं। नकली बीजों की शिकायत पर सिर्फ 20-30% मामलों में ही कार्रवाई इसका सबूत है। असली मुद्दा किसानों की रक्षा है। कानून बनाना ही काफ़ी नहीं, सरकार को इसकी पालना में भी सख्ती दिखानी होगी। ऐसा नहीं हुआ कि और किसानों पर मंडरा रहे संकट का मुकाबला आसान नहीं होगा। साथ ही पारदर्शी जांच व्यवस्था, त्वरित मुआवजा तंत्र और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर ही किसानों का भरोसा बहाल किया जा सकता है। होली रंगों और उल्लास का पर्व है, लेकिन समय के साथ उत्सव में पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। हर वर्ष होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों की कटाई की जाती है, जिससे पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस बार गोकाष्ठ गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग कर हम एक सार्थक और जिम्मेदार पहल कर सकते हैं।
गोकाष्ठ न केवल पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गौशालाओं को भी मजबूती देता है। राजस्थान की 129 गौशालाओं में इसे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की पहल सराहनीय है। जिन गौशालाओं में 1000 से अधिक गोवंश पंजीकृत हैं, वहां गोकाष्ठ निर्माण की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। लकड़ी की तुलना में गोकाष्ठ में नमी की मात्रा केवल 2-3% होती है, जिससे इसके दहन पर काला धुआं नहीं निकलता और आँखों में जलन जैसी समस्याएं भी नहीं होती। साथ ही इसके जलने से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोकाष्ठ की राख बेकार नहीं जाती, बल्कि उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग की जा सकती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है। इस प्रकार गोकाष्ठ का उपयोग पर्यावरण, कृषि और समाज तीनों के लिए लाभकारी है। अब समय आ गया है कि हम केवल पर्यावरण संरक्षण की बातें न करें, बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारें। होली जैसे बड़े पर्व पर लिया गया छोटा सा निर्णय भी व्यापक बदलाव ला सकता है। इस होली संकल्प लें कि हरे पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे और गोकाष्ठ का उपयोग कर हरित होली मनाएंगे। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सुरक्षित रखें। पर्यावरण बचाने की शुरुआत अभी से करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ और हरित भारत का आनंद ले सकें। आधुनिक विकास की संकल्पना में शहरों को गति, सुगमता और आर्थिक प्रगति का केंद्र माना गया था, लेकिन आज हमारे महानगर और उभरते शहर जिस भीषण ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं, वह इस विकास मॉडल की सबसे बड़ी विडंबना है। सुबह शाम दफ्तर या घर पहुंचने की जद्दोजहद में एक आम नागरिक का बहुमूल्य समय और ऊर्जा केवल ब्रेक और क्लच के बीच पिसकर रह गया है। जिस शहरीकरण को जीवन का स्तर सुधारना था, वह आज एक रेंगती हुई व्यवस्था में तब्दील हो गया है। घंटों जाम में जलता ईंधन न केवल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह हमारे शहरों को गैस के चैम्बर में भी बदल रहा है, जिसका सीधा असर हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसका प्राथमिक कारण केवल संकरी सड़कें या लचर यातायात प्रबंधन नहीं है, बल्कि निजी वाहनों की अनियंत्रित और असीमित वृद्धि है। स्टॉप।